एपिसोड 8 की शुरुआत में जियुन टीवी पे न्यूज देख रही होती है। तभी अचानक वो शौक होते हुए होमिन और सियोला को बुलाती है। जब वो दोनों आती है तो सियोला से कहती है, देखो ना, तुम्हारी बड़ी बहन और होमिन की मोम दोनों एक साथ टीवी पे है। सियोला कहती है, मेरी बहन फेमस एंकर है तो टीवी पर आती रहती है, पर होमिन की मोम को काफी टाइम बाद देखा है। तो जियुन हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम्हारी मोम पॉलिटिक्स में जाने वाली है? और होमिन बताती है कि उसे इसका कोई आइडिया नहीं है। अब इधर मीटिंग में कोतेसो पूरी बात सबको बताता है और कहता है कि ये ड्राफ्ट खुद मिस्टर यून ने लिखा है। नायोन कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि टीएस इंश्योरेंस जिसका केस यून देख रहा है और उसके अपोजिट एमजीसी है जिनका केस यूलिम की ही दूसरी टीम की अटर्नी मिस किम्बो देख रही है। तो यून ने किम्बो की जूनियर के साथ नाजायज संबंध बनाए और एमजीसी की खुफिया जानकारी हासिल की, फिर ये ड्राफ्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट कर दिया ताकि केस को जीत सके। और कोतेसोप कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मिस्टर किम कहते हैं, मुझे लगता है इस मामले पर अटर्नी यून को ही बोलना चाहिए। और यून कहता है, मैं सफाई देने के बजाय ऐसे सबूत पेश करूंगा कि मिस्टर को के सारे इल्जाम झूठे साबित हो जाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद फरीबी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मिस्टर किम कहते हैं, ये ठीक है, अगर मिस्टर को के इल्जाम सही साबित हुए तो यून पर एक्शन लिया जाएगा, पर अगर ये झूठ निकला तो मिस्टर को इसका जवाब देंगे। कोतेसोप कहता है, ठीक है, देख लेंगे। अब यून बताता है कि उसने इन डॉक्यूमेंट्स को पहली बार देखा है और एमजीसी कंपनी की जो ये जानकारी है वो उसे आज ही पता चली है। ये सुनते ही कोतेसोप हैरान होते हुए कहता है, क्या मतलब, तुम्हारी जानकारी के बिना ही डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हो गए? तो कहता है, ये डॉक्यूमेंट कभी कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मिस्टर जी कहता है, तो फिर हमें ये पता करना होगा कि यह कागजात बनाए किसने हैं। नायोन कहती है, इसका पता भी चल जाएगा। जानकारी की सुरक्षा के लिए पिछले साल से हम हर फाइल को यूनिक नंबर देने का सिस्टम लाए थे। यून कहता है, हाँ बिल्कुल, इस पेपर पे जो यूनिक नंबर दिख रहा है उसको ट्रैक करे तो कौन से कंप्यूटर पर बना है पता चल जाएगा। इधर कांग मिंजू अपने पीसी पर गेम खेल रहा होता है और उसे कॉल करके मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। जब वो आता है तो यून पूछता है, मिस्टर कांग मिंजू, क्या ये कागजात तुमने बनाए हैं? तो डॉक्यूमेंट को देखने के बाद कोतेसोप की तरफ देखता है और कहता है, नहीं सर, इन्हें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यून कहता है, हर एक डॉक्यूमेंट की यूनिक आईडी है और आईटी टीम ने ट्रैक करके बताया कि ये तुम्हारी पीसी में बने हैं। ये सुनते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। लीजिन भागते हुए कांग मिंजू के ऑफिस में आता है और कहता है, मेरा पीसी क्रैश हो गया, अर्जेंट में डॉक्यूमेंट बनाकर भेजना है। कांग मिंजू कहता है, तो किसी और का पीसी यूज कर लो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लीजिन कहता है, सब लोग अपना जरूरी काम कर रहे हैं, करने दो ना, इसके बाद मुझे तुम्हारी पेमेंट का ड्राफ्ट भी तो बनाकर सबमिट करना है। ये सुनते ही खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? ठीक है, फिर मैं चाय पी कर आता हूँ। उसके जाते ही लीजिन वो ड्राफ्ट बनाकर उसके ही प्रिंटर से प्रिंट भी करता है। अब लीजिन मिस किनू के पास जाकर एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है, इसमें खुफिया डॉक्यूमेंट है, इनको कोर्ट में सबमिट करा देना और ध्यान रहे किसी को पता न चले। कांग मिंजू भी सब कुछ देख रहा था। तभी मिस किनू के पास कॉल आता है और लीजिन उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। उसके जाते ही कांग मिंजू कंफर्म करता है कि यह वही खुफिया जानकारी है जो उसने ही उसके ऑफिस में मिस्टर कोतेसोप के कहने पर रखी थी। इधर ऑफिस में लीजिन कहता है, माफ करना, मैंने भूल से तुम्हें गलत यूएसबी दे दी। ऐसा करता हूँ, मैं वो डॉक्यूमेंट तुम्हें ईमेल कर देता हूँ, तो क्या तुम वो यूएसबी वापस लाकर दे दोगी प्लीज? और मिस किनू कहती है, ठीक है सर, मैं लाती हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कांग मिंजू के पास यून के सवाल का कोई जवाब नहीं होता, तो यून कहता है, ठीक है, फिर मैं यही सवाल मिस्टर कोतेसोप से पूछता हूँ। और कहता है, ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिला मिस्टर को? तो उसका कलीग कहता है, कहाँ से मिला मतलब क्या? ये डॉक्यूमेंट मुझे कांग मिंजू ने दिए थे, मुझे लगा मामला सीरियस है तो मैंने ही पूरी बात कोतेसोप को बताई थी। ये सुनकर कांग मिंजू समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस गया है और कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। यून कहता है, क्योंकि मामला गंभीर है तो मैं समझ सकता हूँ कि जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको इतराज ना हो तो इन्हें एक दिन की मोहलत दे दें। तो मिस्टर किम कहते हैं, हाँ, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो दे देते हैं। तभी वही कलीग गुस्से में कहता है, भले ही ये डॉक्यूमेंट गलत हो, पर आधी रात में अपनी जूनियर को घर पे बुलाना ये तुम्हें सही लगता है? तो यून कहता है, हाँ गलत तो है, पर मिस सोई मुझसे ऑफिस में हुए हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने आई थी और ये हैरेसमेंट दोयुन ने किया था। ये सुनते ही सबके चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब मिस सोई यून से मिलने आई थी। सोई बताती है कि दोयुन हमेशा उसकी गलतियां निकालता, उस पर चिल्लाता रहता। उसने सोचा शायद उसी में कोई कमी है, इसलिए और ज्यादा मेहनत की, दिन रात ऑफिस के ही काम में लगी रहती, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसने ठान लिया कि वो यूलिम को छोड़ देगी और नया काम ढूंढने में लग गई। फिर एक दिन दोयुन ने कहा कि उसे किसी खास क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना है, तो क्या वो उसके साथ चलेगी? और सोई उसके साथ चली गई। जब से वो उसके साथ ऐसी पार्टीज में आने लगी थी तब से दोयुन ने उसे परेशान करना भी बंद कर दिया था, पर धीरे धीरे वो उसके साथ चीप हरकतें करने लगा। तभी यून पूछता है, क्या वहाँ तुम्हें किसी को खुश करने को बोला गया था? तो कहती है, नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन एक बार एक क्लाइंट ने सारी हदें पार कर दी और मैं उठ के वहाँ से चली गई। दोयुन ने मुझे समझाया और उसके बाद तो वो मेरे साथ और भी अच्छा व्यवहार करने लगे। फिर एक दिन मैं उसकी बातों में आकर उसके साथ सो गई। उस दिन के बाद से वो मुझे ऐसी पार्टीज में क्लाइंट को खुश करने के लिए कहता। क्लाइंट मेरे साथ चीप हरकतें करते, पर दोयुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन सोई ने बोल दिया कि वो अब से किसी भी पार्टी में नहीं जाएगी और अगर उसने जबरदस्ती की तो वो उस पर हैरेसमेंट की कंप्लेन कर देगी। तो दोयुन हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी बात का विश्वास कौन करेगा? मैं ये बोल दूंगा कि तुम मेरे प्यार में थी और मेरे साथ ज्यादा वक्त बिता सको, इसीलिए पार्टीज में अपनी मर्जी से आती थी। ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी क्योंकि तुम एक लड़की हो। सोई कहती
कहती है हमने एक बार संबंध बनाया था पर मुझे वो धमकाने लगा, इसीलिए मैंने खुदकुशी करना चाहा, पर सोचा एक आखिरी बार आपसे मिलकर बात करूं। जून कहता है उसने कईयों को अपना शिकार बनाया है और उस पल के बारे में सोचता है जब दोयुन ने एक बार होमिन का हाथ पकड़ा था और यून ने गुस्से में उसे कोने में समेट दिया था और कहा कि तो अब तुम्हारी नजर कांगोमिन पर है, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो सुधर जा। और ये सुनते ही दोयुन चुप हो गया था। अब यून सोई से कहता है चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और यून की बात पूरी होते ही नायोन के साथ पूरी टीम वहां जाती है जहां दोयुन आज भी डिनर पार्टी कर रहा था। इन सबको अचानक ऐसे देखकर वो डर जाता है। नायोन पूछती है कोई बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लड़खड़ाती आवाज में कहता है वो हम लोग यहाँ टीम डिनर के लिए आए थे। नायोन कहती है टीम डिनर, वो भी ऐसे बार में, और डिनर के लिए सिर्फ लड़कियां हैं। तो कहता है मैंने मेल एसोसिएट को भी बोला था पर वो काम में बिजी थे इसलिए आ नहीं पाए, पर नायोन उनको भी साथ में लेकर आई थी और वो साफ साफ मना करते हैं कि हमें तो नहीं बोला गया था। अब नायोन पूछती है ये सब कौन है, तो एक एसोसिएट बताती है कि ये ब्रोकर्स है। ये सुनते ही सबके चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है। नायोन कहती है क्या तुम जानते हो कानून तोड़ने और ब्रोकर के साथ काम करने पर आपको सजा हो सकती है, तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। नायोन कहती है तुम्हारा इस्तीफा कल मेरी टेबल पर चाहिए, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराओ, कानून के तहत जो भी एक्शन ले सकते हैं लिया जाए। फिर वो जाने लगती है और दोयुन उसे रोकते हुए कहता है मैं आपको ऑफिस में आकर सब समझाता हूँ ना। तो नायोन गुस्से में उसे एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूलिन की लड़कियों के साथ ऐसा करने की, भूखे मर जाना पर कानून की दुनिया में कभी लौट कर मत आना। नायोन के जाते ही वो कोतेसोप से कहता है सर आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, पर कोतेसोप भी उसे कमी ना कह के निकल जाता है। अब कोतेसोप यून का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आता है तो कहता है अब इस मामले को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं कांग मिंजू से गवाही दिला दूंगा कि दोयुन ने उसे ये सब करने के लिए कहा था। यून कहता है मदद मांग रहे हो या धमका रहे हो, तो कहता है मदद मांग रहा हूँ। यून कहता है ठीक है पर अटर्नी चेही चोल को तुम्हें वहीं भेजना होगा जहाँ नायोन को भेजा था। ये सुनकर वो चौंक जाता है। तो यून कहता है अगर तुम चाहो तो उसकी जगह तुम भी जा सकते हो, और जाने से पहले कहता है हाँ एक और बात, अब से मैं चाहे जो भी करूँ तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओगे। अगले दिन हेयोन आकर बताता है कि दोस्तों एक बड़ी खबर है, दोयुन ने रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर तो सब लोग चौंक जाते हैं कि ऐसे अचानक उसने रिजाइन कैसे कर दिया, और हेयोन कहता है पर इस बात से सब लोग बहुत खुश है। तभी होमिन के पास कॉल आता है और वो कहती है हाँ बोलो सियोला। फिर अचानक परेशान होते हुए कहती है कौन सा पुलिस स्टेशन, रुको मैं आती हूँ। वहीं इधर पुलिस स्टेशन में एक मुजरिम लॉकअप में एक लेडी को देखकर चौंकते हुए कहता है न्यूज एंकर हान सुयोन। तभी होमिन और सियोला यहाँ पर आती है। सियोला दुख भरी आवाज में कहती है दीदी आप यहाँ पर कैसे। होमिन पुलिस वाले को लॉकअप खोलने के लिए कहती है पर वो मना करता है और बताता है कि देखिए इसने मेरे साथ क्या किया। हान सुयोन बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, डॉक्टर की बताई दवा लेने के बाद वो सो गई और जब आंख खुली तो यहाँ पर थी। होमिन पूछती है आखिर हुआ क्या था, तो पुलिस वाला बताता है कि इन्होंने अपने पति को पीटा इसीलिए इनको गिरफ्तार किया है, 48 आवर्स में इन पर जानलेवा हमले का केस लगा दिया जाएगा। तभी सियोला बताती है कि मेरी बहन ने तो कभी चींटी तक नहीं मारी, तो अपने पति के साथ मारपीट करना ये तो बहुत दूर की बात है। पुलिस वाला कहता है देखिए हमें सबूत मिले हैं और इन्हें मौके पर गिरफ्तार किया है। सियोला पूछती है फिर मेरे जीजाजी कहाँ पर है, तो कहता है उनकी हालत काफी नाजुक है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दोपहर में होमिन लिटिगेशन टीम की मीटिंग में ये न्यूज सबको दिखाती है। लिजिन कहता है वाकई बहुत बड़ी खबर है, तो तुम कह रही हो कि न्यूज एंकर हान सुयोन तुम्हारी रूममेट की बड़ी बहन है। होमिन कहती है हाँ, पर वो सिर्फ मेरी रूममेट नहीं है बल्कि हम बचपन से बहनों की तरह ही रहते हैं। यून कहता है पहले हमें जमानत की सुनवाई के लिए तैयार होना होगा। होमिन कहती है जी सर मैं सब तैयारी करती हूँ। अगले दिन कोर्ट में यून अपनी दलील पेश करके हान सुयोन को जमानत पे रिहा कराने में कामयाब होता है। कोर्ट से वापस ऑफिस जाते समय होमिन कॉल पे कह रही होती है कि रो मत सियोला, हम इसे पागलपन का दौरा साबित कर देंगे तो वो छूट जाएगी, टेंशन मत ले मैं सब संभाल लूंगी। बात पूरी होते ही यून कहता है ये साबित करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो कोर्ट को किसी भी हाल में उसे बरी करना होगा, तो जाहिर सी बात है कोर्ट सोच समझ कर ही फैसला करेगा। होमिन कहती है जो भी हो मेरे दोस्त की बहन है तो मेरे लिए भी बहन जैसी हुई, मैं अपनी बड़ी बहन को ऐसे जेल में नहीं देख पाऊंगी। यून कहता है ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ, पर सबसे पहले हमें उसके डॉक्टर से मिलना होगा। वहीं इधर लिजिन देखता है कि कॉल पे बात करने के बाद अटर्नी योन जल्दी में कहीं जा रही है। वो टैक्सी का वेट कर रही होती है और लिजिन कार लेकर उसके सामने आता है और कहता है कि वो उससे छोड़ देगा। योन पहले तो मना करती है पर लेट हो रही थी इसलिए बैठ जाती है। अगले सीन में रेस्टोरेंट में एक लेडी कह रही होती है कि कमाल की बात है, देश छोड़ने से पहले तुमसे मुलाकात हो गई। फिर वो उसे एक कैमरा थमाते हुए कहती है कि ये खराब हो चुका है, मॉडल बंद हो गया इसलिए रिपेयर नहीं हुआ, और हाँ इसका फुटेज दूसरे डिवाइस में नहीं चलता तो पहले इसे रिपेयर करवाना होगा, पता नहीं ये ठीक भी होगा या नहीं। योन कहती है ठीक है मैं देख लूंगी, और उस लेडी के जाने से पहले उसका शुक्रिया करती है। उसके जाते ही लीजिन आता है और योन उसे कहती है तुम अभी तक गए नहीं, तो पूछता है ये क्या है। योन बताती है केम कोडर है, सर्विस सेंटर से पता चला कि ये मॉडल बंद हो गया और इसके पार्ट नहीं मिल पाएंगे, पर मैं इसे हार नहीं मानूंगी, क्या पता इसके पास कहीं मिल जाए। तो लीजिन केम कोडर की फोटो क्लिक करते हुए कहता है पर मेहनत करनी ही क्यों है, आपको पता नहीं मेरी फैमिली में 200 प्लस लोग हैं और इतने लोग पीछे हो तो पूरे कोरिया में किसी भी चीज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। थोड़ी देर बाद कहता है हो गया अब चलिए मेरे साथ, और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। अगले सीन में दुकान वाला केम कोडर को ध्यान से देखता है और कहता है कि उसके पास इसके पार्ट्स तो मिल जाएंगे पर ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। ये सुनकर लीजिन अपने अंकल के पास कॉल
कॉल करता है और बताता है कि वो उनकी बताई जगह पर आ गया है और दुकान वाले से उनकी बात कराता है। दुकान वाला अपने बरसों पुराने दोस्त से बात करके बहुत खुश होता है और लीजिन से कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सियोका के भतीजे हो, तो बताओ केमकोडर तुम्हें कब तक चाहिए। लीजिन कहता आज हो पाएगा, तो कहता है खोलकर देखता हूँ फिर तुम्हें बताऊंगा। तब तक योन और लीजिन कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले आते हैं। योन कहती है काफी बड़ा परिवार है तुम्हारा, तो पूछता है आपके परिवार में कौन कौन है। योन कहती है कोई नहीं, मेरे डैड बहुत पहले चल बसे और माँ जब मैं 23 की थी तब गुजर गई। तो कहता है काश मैं आधा परिवार आपको दे पाता, ऐसा कीजिए ना आप भी हमारी फैमिली में आ जाइए, पर इसके लिए शादी करनी होगी। ये सुनकर योन उसे डांट देती है। तो कहता है अच्छा ये बताइए उस गेम कोडर में ऐसा क्या है जो इतना खास है। तो योन बताती है कि उस गेम कोडर में जेजू आइलैंड पर उसकी माँ के साथ उसकी पहली और आखिरी ट्रिप है। जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो इनका कैमरा कहीं खो गया था। तो उनके साथ वाले कपल ने कहा अगर आप हमारी फोटो लोगे तो हम आपकी फोटो लेंगे, और ये लोग इसके लिए मान गए। पर घर आने के बाद जब उन्हें फुटेज के लिए मेल किया तो शायद एड्रेस ही गलत था और मेल वापस आ गया। फिर जब उसकी माँ गुजर गई तो योन को उसकी बहुत याद आई और उसके पास उनकी कोई फोटो भी नहीं थी क्योंकि उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। तब उसे उनकी जेजू ट्रिप का ख्याल आया और सालों से वो उस कपल को सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करती रही। लीजिन पूछता है तो वही आपको कैमकोडर देकर गई थी क्या। तो कहती है हाँ शायद ये मेरी माँ का दिया तोहफा है। तभी लीजिन के पास दुकान वाले का कॉल आता है। जब ये वहाँ जाकर देखते हैं तो उसने कैमरा बिल्कुल ठीक कर दिया था। योन अपनी माँ की फुटेज को देखकर काफी भावुक हो जाती है और दुकान से बाहर एक कोने में जाकर रोने लग जाती है। लीजिन जब उसे ऐसे देखता है तो उसके पास जाकर अपने कंधे का सहारा देता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं इधर होमिन कहती है डॉक्टर क्या आप ठीक से बताएंगे हान सुयोन को हुआ क्या था। तो डॉक्टर बताती है कि वो घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसके पति ने 10 साल तक उसके साथ हिंसा की। जो महिलाएं लंबे समय तक इस हिंसा का शिकार होती है वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाती है। उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी दिक्कतें होने लगती है। फिर एक फाइल दिखाते हुए बताती है कि जब वो पहली बार आई तब उसकी एक पसली टूटी हुई थी और पूरी तरह ठीक होने में लगभग 7 हफ्ते लगे, पर उसने डॉक्टर को बताया कि कार एक्सीडेंट में ऐसा हुआ था। योन पूछता है हान सुयोन का कहना है कि दवा लेने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उनकी दवा में क्या है डॉक्टर। तो डॉक्टर बताती है कि उनकी दवा में जोल्फिडेन था। पुरानी दवा का असर ना होने की वजह से 1 महीने पहले ही उनकी दवा बदल दी गई। योन पूछता है क्या इसकी वजह से कुछ याद न रहने जैसी दिक्कतें हो सकती है। तो डॉक्टर हाँ में जवाब देते हुए कहती है कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन्हें 4 से 6 घंटे तक कुछ भी याद नहीं रहता। अब होमिन जाकर पूरी बात सियोला को बताती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो बेचारी फूट फूट के रोने लग जाती है। फिर गुस्से में अपने जीजा के वार्ड में जाकर उसे गालियां निकालते हुए एक डस्टबिन उठाकर उसके सर पे मारने ही वाली होती है कि होमिन आकर उसे रोक लेती है। अगले दिन कोर्ट में यून कहता है कि दवा खाने के बाद प्रतिवादी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन पे लगाए गए आरोप हटा दिए जाए। तो सरकारी वकील बताता है कि ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि प्रतिवादी ने मारपीट के बाद खुद ही कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया था, तो उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई नशा करने के बाद होती है। यून कहता है जज साहब आरोपी की हालत हादसे के वक्त कैसी थी ये जानने के लिए मैं आपसे दवाई का असर जानने वाले टेस्ट की दरख्वास्त करता हूँ, और जज साहब इसकी मंजूरी दे देते हैं। अब हान सुयोन को वही दवा दी जाती है और थोड़ी देर में ही वो काफी हिंसक बन जाती है। 4 से 5 घंटे बाद जब उसका असर खत्म होता है तो सियोला लाकर उसे रूम में बिठाती है। हान सुयोन बताती है कि उसके दवा लेने के बाद उसका वो हिंसक रूप उसे काफी अच्छा लगता है। असल में वो ऐसी नहीं है, पर दवा लेने के बाद वो काफी ताकतवर बन जाती है, किसी वंडर वुमन की तरह। सियोल चौंकते हुए पूछती है पर आपको कैसे पता कि आप ऐसी बन जाती हैं? तो बताती है कि उसे भी पता करना था कि जब उसे कुछ याद नहीं रहता तो असल में होता क्या है। तो उसने वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। बाद में जब वीडियो देखा तो वो अपने पति को सबक सिखा रही थी और ये देखकर उसे बहुत मजा आया। रात में जब उसने अपने पति को खाने के लिए चम्मच दी तो वो डर गया, जैसे पहले वो खुद डरा करती थी। और कुछ दिनों बाद वो फिर शराब पीकर आ गए और मेरे साथ मारपीट की। मैं रात में सो भी नहीं पाई। मैं जानती थी कि दवा खाने के बाद क्या होता है, फिर भी मैंने खा ली क्योंकि मैं वंडर वुमन बनकर उस आदमी को सजा देना चाहती थी। ये सुनकर होमिन पूछती है क्या ये बात आपने किसी को बताई है? तो वो कहती है नहीं बताई। होमिन कहती है सियोला मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। अब ये दोनों लिविंग एरिया में बैठकर बात करती है और होमिन बताती है कि जब कोई इंसान जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को ऐसी हालत में डालता है तो ये जुर्म माना जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दवाई की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। सियोला कहती है इसका मतलब ये है कि वो दिमागी संतुलन बिगड़ने की वजह से बेगुनाह साबित नहीं होगी, और होमिन हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर सियोला काफी दुखी हो जाती है और कहती है होमिन याद है तूने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए बोला था और मैंने तुझसे कहा था कि मेरी एक शर्त है, लाइफ में एक बार तुमसे कोई एहसान मांगूंगी तब तू मना नहीं करेगी, और तूने कहा था कि ठीक है वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, तूने कहा था कि मना नहीं करो। और ये सुनकर होमिन काफी परेशान हो जाती है। सियोला कहती है सिर्फ एक ही बार तो करना है और तूने ही तो कहा था कि कानून हमेशा सही नहीं होता, और तूने खुद देखा है कि उसके पति ने उसका कैसा हाल बनाया था। पहले पता होता तो मैं खुद उसे आईसीयू में लिटा देती। क्या इस वजह से मेरी बहन का जेल जाना सही है? क्या तुम इसे इंसाफ मानती हो? होमिन समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और वो यून को जाकर पूरी बात बताती है। ये सुनकर यून चौंक जाता है और सवाल करता है कि ये बात उसने किसी और को बताई है क्या? तो कहती है किसी को नहीं बताई। यून पूछता है फिर तुमने मुझे क्यों बताया? तो कहती है मैं फंस गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
यून कहता है अगर ऐसी बात है तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, अब तुम्हें जो भी करना है कर सकती हो। तो बताती है कि वो फैसला ही नहीं कर पा रही। यून कहता है तो चलो तुम्हें अपना उसूल बताता हूँ, मेरे लिए इंसाफ उनकी हिफाजत करना है जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। होमिन पूछते पर अगर वो इलीगल हो तो? यून कहता है एक वकील को कानून के दायरे में ही रहकर सब कुछ करना चाहिए, पर अगर कानून के आड़ में कुछ गलत हो रहा हो तो उसका फायदा लेना चाहिए, इसलिए वो करो जो तुम्हारी बहन के लिए सही है। अब होमिन सियोला को हान सुयोन के घर बुलाती है और कहती है जो बात आपने हमें बताई वो बात आप किसी और को मत बताना, फिर चाहे वो सरकारी वकील हो या फिर कोई डॉक्टर। फिर पूछती है वो वीडियो कहाँ पर है, तो हान सुयोन बताती है कि उसके फोन में है। तो कहती है ठीक है, ये फोन मैं अपने साथ ले जाती हूँ, और अगर कोई सवाल आपको मुश्किल में डाल सकता है तो उसका जवाब मत देना, आपको चुप रहने का पूरा अधिकार है पर झूठ मत बोलना। हान सोयोन कहती है ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अगले दिन कोर्ट में यून मानसिक जांच की रिपोर्ट जमा कराता है और दवा लेने के बाद का वीडियो भी दिखाता है। अब उसका टेस्ट करने वाली डॉक्टर से पूछता है कि अच्छा ये बताइए क्या इस दवा को लेने वाले दूसरे पेशेंट भी इसी तरह खुखार हो गए? तो डॉक्टर बताती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखा जाए तो हान सोयोन का केस थोड़ा अलग है, हमने उनके दिमाग की जांच करने के लिए उनके दिमाग का MRI स्कैन किया। दवा लेने के बाद उनके दिमाग का ऊपर का हिस्सा काम करना बंद हो गया और दिमाग का ये हिस्सा इंसान के जज्बातों को कंट्रोल करता है, हिंसा को रोकता है और सही गलत का फैसला करने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि आरोपी के ऊपर उसका सच में कोई कंट्रोल नहीं था, ना ही उसे कुछ याद था। यून कहता है जज साहब मुझे और कुछ नहीं कहना। अब सरकारी वकील हान सुयोन से पूछता है अच्छा ये बताइए क्या आपको उस दिन की पहली और आखिरी बात याद है? तो बताती है कि वो दवा लेने के बाद अपना पसंदीदा टीवी शो देखते हुए सो गई और जब उठी तो उसके हाथ में बेड़ियां थी और खुद को एक जेल में पाया। वकील पूछता है पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने आपको पकड़ा था तो टेबल पर पड़ा हुआ पर्स ले सकती हूँ क्या, कुछ ऐसा आपने पूछा था? हान सुयोन ये सुनकर थोड़ा घबरा जाती है पर वो चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। अब फैसले की बारी आती है और जज साहब उसे बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करते हैं। इस तरह ये केस को जीत जाते हैं और सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अब ये तीनों सियोला की बहन को बेगुनाह साबित करने की खुशी में घर में पार्टी करते हैं। तभी जियोन पूछती है क्या तूने वीडियो डिलीट कर दिया? तो होमिन कहती है नहीं अभी तक तो नहीं, पर बाद में कर दूंगी। जियोन कहती है तो क्यों ना डिलीट करने से पहले एक बार देख लिया जाए, और तीनों बैठकर उसे देखने लग जाती है, जिसमें हान जियोन बैठकर खाना खा रही होती है और उसका पति शराब पीकर आता है जो उसे गालियां देता है। जब वो उसका कोई जवाब नहीं देती तो उसका सर टेबल पे दे मारता है। उसके अगले ही पल वो गुस्से में पतीला उठा के उसके सर पे दे मारती है। ये देखकर इन तीनों को बहुत मजा आता है और वो है कि उसे मारती ही जाती है। फिर कोई साइको की तरह बैठकर डायलॉग भी मारती है। सियोला पहले खूब हंसती है फिर अचानक रोने लग जाती है। ये देखकर होमिन और जियोन उसे संभालती है। कई देर तक ये तीनों ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर जियोन को भूख लग जाती है और वो सबके लिए खाना बनाने किचन में जाती है। इनकी बियर भी खत्म हो गई थी इसलिए होमिन बियर लाने वाइन शॉप पे चली जाती है। बियर लेके जब वापस आ रही होती है तब उसे ख्याल आता है कि उसने तो यून सर का शुक्रिया भी नहीं किया, और इतनी रात में यून के ऑफिस में चली आती है। पर जब देखती है कि यून वहाँ नहीं है तो दुखी हो जाती है। तभी यून आता है और बताता है कि वो ब्रश करने के लिए गया था और पूछता है तुम इतनी रात में यहाँ पे कैसे? तो कहती है मैंने आपका शुक्रिया नहीं किया था ना, और उनका शुक्रिया करती है। यून कहता है कोई बात नहीं, तो ठीक है फिर सुबह मिलते हैं, और जाने लगता है। तो कहती है यून सर एक एक बियर हो जाए, और ये दोनों छत पे आके बैठ जाते हैं। फिर वो यून को बताती है कि कैसे बचपन में एक बार फेक लॉयर बन के वो अपने दोस्त के डैड की हेल्प करने के लिए उनके बॉस से भिड़ गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस काम के लिए परफेक्ट है। यून कहता है हाँ ये तो सही है, इस काम के लिए तुम एकदम सही हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।